हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जो प्रतिमान एकेडमी है ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए कि जो हमारे 6 से लेकर 12th क्लास तक हैं। तो इन क्लासों के माध्यम से हम बेसिक एजुकेशन में एक कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ के हैं, जहाँ तक शिक्षा अभी उस व्यवस्था के साथ नहीं पहुंच पाई है कि जिससे वो इंटरनेशनल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, यानी कि ऐसे स्कूल जो एक बड़े शहर में बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रहे हैं, तो वहां तक शिक्षा को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इन क्लासों के सेगमेंट के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं अनुज दुबे आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी एवं मैपिंग वाला जो सेगमेंट है उसके साथ। इसके अलावा जो नीतेश सर हैं वो आपके इतिहास एंड जीके जीए के साथ रहेंगे। रोहित सर जो हैं वो मैथ और इंग्लिश के साथ आपके रहेंगे। इसके अलावा मोहित सर जो हैं वो भी आपको मैथ के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कोशिश हम लोगों ने की है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित करें कि जिसके माध्यम से जो हमारे छोटे बच्चे हैं, गांव क्षेत्र में रह रहे हैं या जहां तक अभी वो बड़े स्कूलों से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी उसी स्तर की गुणवत्ता की शिक्षा मिले कि जिससे वो एक रिफॉर्म कर पाएं, अपने कैरियर को आगे की तरफ ले जा पाएं। और मेरा मानना यह है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन होता है, अगर इस बेसिक एजुकेशन को ही मजबूत कर दिया जाए तो बच्चे को भविष्य में कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर उसका बेसिक मजबूत है तो आगे चलकर जो बेसिक रिलेटेड चीजें हैं उन सब पर उसकी कमांड रहेगी और वो बेहतर परफॉर्मेंस को वहां पर कर पाएगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये प्रतिमान एकेडमी आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो आप लोग इससे जुड़ते रहिए, अपने आसपास के बच्चों को बताइए कि कैसे यहाँ पर बेहतर तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है और उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा को आपको प्रदान किया जा रहा है। तो लगातार बने रहिए। हमारा जो YouTube चैनल है, तो आप उस YouTube चैनल पर जाइए जहां पर आपको डेली अपडेट मिलते हैं और उसमें आपको सिखाया जाता है कि जो न्यूज़पेपर हमारे पास आ रहा है, तो इस न्यूज़पेपर को हम किस तरीके से पढ़ें, हमारे काम की चीज़ें कौन सी हैं और किन किन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ें। तो आप लगातार जुड़े रहिए। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो अलग अलग सेगमेंट के साथ आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने इस सेगमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग में भी जो ज्योग्राफी की मैपिंग का सेगमेंट है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी की मैपिंग की बात करें तो ज्योग्राफी की मैपिंग को हम दो सेगमेंट में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक हिस्सा हमारा हो गया कि जो हमारा भारत, तो इस भारत का जो हमारा भूगोल है, इस भारत के भूगोल को हम मैपिंग के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम उसको टेक्स्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो चीजें मैपिंग के माध्यम से पढ़ी जाती हैं उनको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चित्र को ज्यादा देर तक याद रखता है, टेक्स्ट या जो लाइन लिखी रहती हैं उन लाइनों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता है। इसी तरीके से इस में आता है हमारा विश्व का भूगोल। तो इस विश्व के भूगोल का जो मेन सेगमेंट है उसमें भी हम किसको शामिल करते हैं, मैपिंग को शामिल करते हैं। यानी कि अगर आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए आपको जो वर्ल्ड मैपिंग है वो आनी चाहिए। वर्ल्ड मैपिंग से हमारा तात्पर्य क्या है कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और चीजों को बेहतर कर पाएंगे। अब मन में प्रश्न ये आता है हमारे कि आखिर ये मैपिंग इतना जरूरी क्यों है। एक तो हमारा ये सेगमेंट हो गया कि इसमें हम चीजों को सरल ढंग से समझ पाएं, तो इसलिए भी हम किसका आधार लेते हैं, मैपिंग का या मानचित्रण का आधार लेते हैं। अब दूसरा मुद्दा हमारे पास यह है कि आखिर मैपिंग इतना जरूरी क्यों है और क्यों हम बेसिक एजुकेशन के साथ बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपको मैपिंग आनी चाहिए, यानी कि आपको जो मानचित्रण वाला क्रम है वो लगातार तैयार होना चाहिए। तो इसको समझते हैं साधारण भाषा में। जैसे देखते हैं यहां पर कि मान लीजिए एक कि क्यों हम मैपिंग को पढ़ें, ऐसा क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो इसके लिए देखिए, अगर दो पहलू हो सकते हैं इसके। पहला पहलू हमारा क्या है कि हम एक अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी का मतलब हमारा है कि हम एक स्टूडेंट हैं
और स्टूडेंट होने के नाते कि क्या मैपिंग हमारे लिए जरूरी है। तो हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक तो आपको अपनी परीक्षा पास करनी है, उसके लिए मैपिंग जरूरी है। कि आपको अगर पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कौन सी है, नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, अगर कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको जब मैपिंग पता होगी तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर को दे पाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है हमारा, कि जो आपका सिलेबस है, मान लीजिए आप मैपिंग कर चुके हैं और उसमें विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो विश्व के इतिहास में अगर फ्रांस का नाम आ रहा है, जर्मनी का नाम आ रहा है, पुर्तगाल का नाम आ रहा है, ब्रिटेन का नाम आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट है कि यहां पर भाई जर्मनी है, यहां पर पुर्तगाल है, यहां पर ब्रिटेन है, यहां पर ये कंट्री है। तो आप चीजों को साधारण बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे और बड़े अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कोस्टा रिका, अब अगर जिन बच्चों को कोस्टा रिका अभी नहीं पता है तो उनके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनेगी कि कोस्टा रिका क्या है, फल है, सब्जी है, देश है, पहाड़ है, पर्वत है, क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आप मैपिंग को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, अब आपसे कोई पूछता है कोस्टा रिका, तो आप कह पाएंगे कि भाई नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप है, उसी नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप की एक कंट्री का नाम हमारा क्या है, जिसको हम कोस्टा रिका के नाम से जानते हैं। अब कोस्टा रिका से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा मेरे अनुसार इसका एक और पहलू है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक नागरिक हैं या व्यक्ति हैं, तो नागरिक या व्यक्ति होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की चीजों को जानें। यानी कि एक जागरूक नागरिक की बात की जाती है, एक जागरूक व्यक्ति की बात की जाती है। तो जागरूकता क्या है, जागरूकता का जो मेन अर्थ है वो हमारा यही है कि हम अपने आसपास की चीजों को जानें। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अब ये छोटा बच्चा जब आसपास की चीजों को अपने साथ रिलेट करने लगता है तो हमें लगता है कि बच्चा जागरूक हो चुका है, वो चीजों के बारे में जानना चाहता है, उनको समझना चाहता है। तो एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए ये जरूरी है कि हम भूगोल के बारे में जानें, इसके साथ ही जो हमारे आसपास के महाद्वीप हैं, देश हैं, उनके बारे में भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अब इस जानकारी का रिलेवेंस क्या हो सकता है कि अगर जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जानकारी का अगर आपके पास है तो इसका जो मेन महत्व हो सकता है वो हमारा ये है कि जैसे हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति शाकाहारी है, ठीक, अब वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है कि जो मांसाहारी प्रवृत्ति का है, यानी अपने भोजन में मांसाहार को शामिल करता है। जब शाकाहारी उस मांसाहारी व्यक्ति से मिलेगा, अभी वो ये नहीं जानता है कि वो कहां से बिलोंग करता है, तो उसके दिमाग में जो छवि बनेगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, नकारात्मक। उसको लगेगा कि भाई हम शाकाहारी हैं तो आप जीवों की हत्या क्यों कर रहे हैं, मांसाहारी क्यों है। अब ये छवि तब तक बनी रहेगी कि जब तक वो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जान पाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक, ए व्यक्ति नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत से बिलोंग करता है, जहां पर गेहूं बहुतायत में पैदा होता है। अब जब गेहूं बहुतायत में पैदा होता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके भोजन में गेहूं की मात्रा शामिल होगी और व्यक्ति कैसा होगा, शाकाहारी होगा। लेकिन अगर हम चले जाते हैं साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में भी ऐसी जगह है जहां पर कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र में अगर वहां पर मछली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो वो व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में मछली को क्या करेगा, शामिल करेगा। ये तो हमारा साधारण उदाहरण है क्योंकि इस रीजन में हमारे जो खाद्यान्न है वो भी पैदा होते हैं। अगर हम कोई ऐसा उदाहरण ले लें कि जहां पर गेहूं इस तरीके के खाद्यान्न नहीं पैदा हो रहे हैं, बहुतायत मात्रा में हमारा जो मांसाहार यानी कि जो जीव है उन्हीं को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भोजन के रूप में मांसाहार को ही ग्रहण करेगा। जब ये बात हमें क्लियर हो जाएगी कि उस व्यक्ति के परिवेश या वातावरण में मांसाहार को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि वहां पर जीव ही पाए जाते हैं, जो खाद्यान्न व्यवस्थाएं वो नहीं पाई जाती हैं, तो अब इस व्यक्ति की जो छवि थी वो बदल जाएगी क्योंकि इसको लगेगा कि भाई उनकी मजबूरी है वही खाना। तो अब वो उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखेंगे, सकारात्मक भाव को अपनाना शुरू कर देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं सभ्य समाज की, तो सभ्य समाज का मतलब यह है कि विचारों के लेवल पर जो समाज
आधुनिक हो गया, भाई हमारा सभ्य समाज है, लेकिन अभी भी हम उसमें खान पान इन सबको शामिल करते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो बड़ा डिसेंट टाइप का है, यानी कि बड़ा सोच समझ के काम करता है, तो वो अपने भोजन को ग्रहण करते समय चम्मच का प्रयोग करता है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से खाना पसंद करता है। अब उसके सामने कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठता है कि जो हाथ से खाना पसंद करता है, इसके अलावा उसके लिए जरूरी नहीं है कि डाइनिंग टेबल हो या कोई व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जहां जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो खाना शुरू कर देता है। अब ये व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखेगा तब भी नकारात्मक छवि बनेगी कि भाई ये कैसा व्यक्ति है कि जो इस तरीके से भोजन की प्रणाली को अपना रहा है। जब तक इसको ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो हमारे वन क्षेत्र हैं, तो वहां पर समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है। जब ये पता चल जाएगा तो उसकी मनस्थिति बदलेगी और उसका जो नकारात्मक रवैया था वो सकारात्मक रवैये में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमें क्या समझाता है कि अगर हम किसी जगह के बारे में जानते हैं, वहां के परिवेश के बारे में जानते हैं, वहां के वातावरण के बारे में जानते हैं, तो हम एक रवैया जो हमारा है उसके बारे में सकारात्मक सोच पाएंगे कि व्यक्ति इस जगह पर होने के कारण इस तरीके का हमें व्यवहार कर रहा है, इस तरीके का हमें दिखाई देता है। जैसे उदाहरण एक और लेते हैं कि मान लीजिए एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, ये लाइन हमारी कौन सी है, 0 डिग्री, या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारी 0 डिग्री या विषुवत रेखा है, इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं तो इनका जो कलर होता है वो आपको काले रंग का दिखेगा, यानी कि रंग कैसा होगा, काला। अब काला रंग होने के पीछे इनका कोई वो नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के रंग काला कर लिया। हर व्यक्ति यहां पर सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदरता का पर्याय सिर्फ रंग गोरा होना ही नहीं होता है। सुंदरता का मतलब होता है कि व्यक्ति कितना बेहतर है, उसका बोलचाल का ढंग कैसा है। मेरे हिसाब से सुंदरता का पर्याय यही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति रंग में एकदम बहुत साफ है और उसका दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत गलत है, तो वो व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई रंग तो आपका साफ है, लेकिन जो आपका व्यवहार है वो हमारा ठीक नहीं है। अब जो यहां पर पाए जाने वाले लोग हैं, इनका रंग कैसा है, काला है। तो इस काले रंग के होने के पीछे जो हमारा कारण है वो यहां की हमारी क्या है, जलवायु। तो यहां की जो जलवायु है उसमें आर्द्रता अधिक होने के कारण नमी की मात्रा अधिक होती है, और नमी अधिक होने के कारण रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो विषुवत रेखा के आसपास रहने वाला है, तो उसको लेकर हमारे मन में नकारात्मक छवि नहीं बनेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये उन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं कि जहां का वातावरण ही इस तरीके का है कि व्यक्ति का रंग कैसा है, काला है। तो ये सब हम क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें विश्व के भूगोल में जो मैपिंग वाला सेक्शन है उस पर हमारी कमांड है, वो हमें आता है, जिसकी वजह से हम चीजों को समझ पा रहे हैं कि कहां पर कौन सा देश है, उसका जलवायु कैसी है, वातावरण कैसा है, परिवेश कैसा है, खान पान कैसा है, कृषि कैसी है। तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग, या जिसको ज्योग्राफी की मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसमें एक एक कॉन्टिनेंट, जिसको महाद्वीप भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और उम्मीद है कि आपको जैसा मुझे पता है उतने ही बेहतर तरीके से चीजें आपको भी पता होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका के साथ और चीजों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो आप कॉपी पेन खोल लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। बाकी आपको जो नोट्स दिया गया है तो उस नोट्स के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार वीडियो देखिए, फिर आप नोट्स पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर नोट्स पढ़िए, जिस तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि कहा गया है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि धीरे धीरे मना, हे मानव सब कुछ धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। यानी कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे का मतलब है कि जब आप शुरुआत करते हो तो तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन जब उन्हीं में लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हो तो आप पाते हो कि चीजें आपके कमांड में है और आप उनमें आगे की तरफ बढ़ने लगे हो। ऋतु आए फल होए, तो जब ऋतु आएगी तभी उस पर क्या होगा, फल लगेगा। जैसे आम का पेड़ है
तो आम के पेड़ को हम लगातार सींचते हैं और जब ऋतु आती है तब उस पर फल लगता है, उस फल को हम लोग एंजॉय करते हैं, आनंदित होते हैं और इस प्रकृति का और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते रहिए जिससे ये प्रकृति, ये मानव जीव, इन सभी का अस्तित्व लगातार बना रहे। तो भूगोल एक जिंदा सब्जेक्ट है। जिंदा का मतलब है कि जिसमें चीजें आपको दिखाई देती हैं, उन्हीं चीजों को आप यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैपिंग में। जो हमारा सेगमेंट है उसको कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, जिसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे आने से पहले एक बार उसकी वैश्विक स्थिति को हम समझ लेते हैं कि आखिर विश्व में उत्तरी अमेरिका कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर हमारा स्थित है। तो देखिए, इसको आपको हमेशा याद रखना है। करना क्या है, आपको इसकी इमेज को देखना है, फिर अपनी आंख बंद करके एकदम इसको रियलाइज करना है, बार बार करना है ऐसा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको सारी चीजें दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। आप इमेज देखिए, उसके बाद फिर से सोचिए, फिर इमेज देखिए, फिर से सोचिए, फिर इमेज देखिए, तब तक करते रहना है कि जब तक आपको ये विजुलाइज ना होने लगे, दिखाई ना देने लगे, तब तक लगातार इसी कोशिश को करते रहिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये एक ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। यानी आपने देखा होगा कि एक ग्लोब होता है गोल आकार का इस तरीके से, तो उसी के माध्यम से विश्व मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। वो हमारा 3D डायमेंशन में है। तो यहां पर जो प्रेजेंट किया गया है ये हमारा कैसा है, 2D। यानी आपको इस तरीके से फ्लैट मैप दिखाया जा रहा है। तो इस फ्लैट मैप में अगर हम बात करें तो एक महाद्वीप हमारा है यहां पर। इस महाद्वीप को हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो पहला हमारा महाद्वीप कौन सा है, इधर से चल रहे हैं हम लोग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिण अमेरिका के ऊपर आ जाइए, ये वाला, इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आपको दो महाद्वीप इधर याद रखने हैं, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ठीक उसके ऊपर जो हमारा है इसको हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब इस साइड आ जाइए, यहां पर, यहां से लेकर यहां तक जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा है, इसको हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तो आपको तीसरा याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका से ऊपर जाते हैं, यहां पे आ जाइए आप लोग, यहां से लेकर और यहां से होते हुए ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं यूरोप। किस नाम से जानते हैं, यूरोप के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूरोप, ठीक। तो आपको याद रखना है यूरोप, ठीक। इसके बाद आ जाइए यहां पर, यहां से लेकर और यहां से होते हुए यहां तक, ये हमारा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, तो आपको याद रखना है ये हमारा कौन सा है, एशिया। इसके बाद जो हमारा ये वाला सेगमेंट है पूरा, ये वाला, इसको कहा जाता है ओसेनिया। ओसेनिया, लेकिन सामान्य भाषा में हम इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ओसेनिया टर्म भी यूज होता है और इसके अलावा हमारा ऑस्ट्रेलिया टर्म भी यूज किया जाता है। इसके बाद नीचे साइड में आ जाएंगे, यहां पर एक महाद्वीप आपको दिखेगा, इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 महाद्वीप में आप देखिए, नंबर 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 4 यूरोप महाद्वीप, नंबर 5 एशिया, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, या इसको कंबाइंड रूप से ओसेनिया बोलते हैं, जब न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, पेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, तो इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे चर्चित नाम है। इसके अलावा 7वें नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपको याद रखना है, फिर से रट्टा मार लीजिए, एकदम दिमाग में बना लीजिए, कौन कौन सा, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका। फिर से एक बार देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा इधर आ जाइए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
अंटार्कटिका। तो आपको याद हो जाएंगे 7 महाद्वीप। तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। अब मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि महाद्वीप भाई किसे कहते हैं, कि महाद्वीप का मतलब क्या है, कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये ब्लैंक वाला हिस्सा है, यहां पर भरा हुआ है पानी। तो अगर हम यहां से यहां तक जो हमारा भूभाग है इसको महाद्वीप कह रहे हैं, तो एक बड़ा भूभाग हमारा क्या कहलाता है, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी भूभाग है, यहां भी भूभाग है, यहां यहां सब जगह आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर बड़ी मात्रा में लैंडमास होने के कारण या भूभाग होने के कारण इनको महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, लिख लीजिए 7 महाद्वीप। कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद यूरोप, इसके बाद अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हीं 7 महाद्वीपों में से हम जो पहला महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम हमारा क्या है, अमेरिकन महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप डाल लीजिए हेडिंग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, लिख लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को समझते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका कब लोगों ने जाना, कब चर्चा में आया और आज की परिस्थिति वहां की किस प्रकार की है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। ये जो हमारा है यूरोप, यानी कि आप यहां पर हैं तो ये हमारा यूरोप वाला सेगमेंट है, ठीक। यहां पर एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। किस नाम जानते हैं, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के जो हमारे नाविक थे, इन नाविकों में एक नाम था प्रिंस हेनरी। आपको नाम याद रखना है, प्रिंस हेनरी। यानी कि आप कई बार सुनते हैं कि जैसे भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। तो ये खोज का मतलब हमारा ये है कि ऐसा नहीं था कि भारत पहले से नहीं था, अमेरिका पहले से नहीं था। तो ये सब देश पहले से थे, लेकिन लोगों के साथ जुड़ने के क्रम में जब ये आए और एक जो हमारा यूरोपियन कंट्री के साथ जब जब इन देशों या महाद्वीपों का जुड़ाव हुआ, तो उसी संदर्भ में एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम खोज के नाम से जानते हैं या डिस्कवरी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम समझ रहे हैं क्या, कि यहां पर यूरोपियन कंट्रीज हैं। अभी वर्तमान का जो यूरोप है, तो यहीं पर एक देश है पुर्तगाल। इस पुर्तगाल में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी साहब हमारे नाविक थे। इन प्रिंस हेनरी साहब ने इस तरीके की नाव को बनाया था कि जो हवाओं के साथ चल सकती थी। यानी कि आज वर्तमान में जो नाव हमारे पास पाई जाती हैं, तो आज आधुनिक हैं, वो हवाओं की दिशा में, हवाओं की विपरीत दिशा में किसी भी तरीके से चल सकती हैं। लेकिन उस समय इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं था। तो प्रिंस हेनरी साहब ने एक नाव का आविष्कार किया जो हवाओं की दिशा के साथ, तेजी के साथ मूव कर सकती थी। अब प्रिंस हेनरी साहब ने कहा कि मान लीजिए कि हम तो खोज कर ही रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ न कुछ योगदान भी देना चाहिए। तो प्रिंस हेनरी साहब ने एक स्कूल की स्थापना की। इसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ द नेविगेटर, स्कूल ऑफ द नेविगेटर गेटर। ठीक, इसका मतलब क्या था कि इस स्कूल में जो नेविगेशन यानी कि जो आने जाने संबंधित हमारा है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहां पर सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे नाव को लेकर हम जा सकते हैं। उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा नाविक तैयार होंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो अलग अलग भूखंड हैं उन सभी भूखंडों को हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। अब इनका नाम एक दिया गया, प्रिंस हेनरी का चर्चित नाम है। इनको हम कहते हैं हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर। यानी कि इनके दो नाम हैं, एक तो वास्तविक नाम था जिसको हम प्रिंस हेनरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो उपनाम प्रचलित है उसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर कुछ खास नहीं याद रखना है, हम सामान्य सी चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए
कि जो हमारे प्रिंस हेनरी हैं पुर्तगाल से थे और इनका एक बड़ा योगदान है अलग अलग जगहों को खोजने में, जिसके माध्यम से इन्होंने स्कूल ऑफ द नेविगेटर की क्या की थी, स्थापना की थी। अब ये लगातार खोजी अभियान में शामिल थे। अब ये यहां से चलते हैं और अमेरिका का जो हमारा ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी तट है, इस तट की क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो ये यहां से चलकर यहां पहुंचते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, खोज कर देते हैं। यानी कि इनके लोगों को पता चल जाता है कि एक अफ्रीका नाम का भी जगह है और इसमें ये पश्चिमी भाग है जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। लेकिन 1460 में प्रिंस हेनरी साहब की हो जाती है मृत्यु, यानी कि इनकी डेथ कब हो गई, 1460। तो जब 1460 में प्रिंस हेनरी साहब की डेथ हो जाती है तो इनके अनुयायी जो नाविक थे वो अलग अलग खोजी अभियानों में शामिल होते हैं और चीजों को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, यानी अलग अलग जगहों को खोजते हैं। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाल के नाविक हैं प्रिंस हेनरी, जिनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। एक स्कूल की स्थापना करते हैं जिसको स्कूल ऑफ द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। योगदान हमारा क्या है, तो जो यहाँ का पश्चिमी भाग है इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। अब इनकी मृत्यु के बाद जो इनके सहयोगी लोग थे, तो इन लोगों ने कहा, नाम सुना भारत ये वाला, और कहा कि हम और भी दूसरी जगह पर जाएं और जिसके माध्यम से पता लगाएं कि और कहां कहां पर लोग कितने प्रकार के निवास करते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि अगर यहां तक इनको आना है तो उस समय यहां पर कोई इस तरीके का है नहीं कि सुएज कैनाल बन चुकी हो, तो इनको पूरा अफ्रीका क्रॉस करने के बाद इसी रास्ते से यहां तक ये पहुंच सकते थे। तो यहां से कुछ लोग चलते हैं आगे की तरफ, इन्हीं में एक नाम निकल के आता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब ने ये कहा कि चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। तो पुर्तगालीज गवर्नमेंट से कहा कि भाई हमारी पैसा देकर मदद कीजिए कि जिसके माध्यम से हम अलग अलग जगहों को खोज पाएं। तो पुर्तगाल की जो सरकार थी उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, जो राजा महाराजा थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, जो हमारे ये वाला दस्ता है यही क्या करेगा, काम करेगा। अब चूंकि कोलंबस लगातार खोजी अभियान में शामिल हो रहे थे तो कोलंबस चाह रहे थे कि हम कुछ न कुछ खोलें। अब इसके लिए कोलंबस को पैसे की आवश्यकता थी, तो कोलंबस कहां पहुंच गए, स्पेन। और स्पेन के जो राजा और रानी थे हमारे, उनका नाम था इसाबिला। किस नाम से जानते हैं, इसाबिला। इन इसाबिला से मदद की गुहार की और कहा कि हमारी मदद कीजिए जिससे कि हम कुछ न कुछ नए तरीके का खोज पाएं। तो इसाबिला ने जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इन कोलंबस भाई साहब को धन मुहैया कराया। कहा ठीक है आप यहां से धन लेकर जाइए और देखिए कुछ न कुछ खोजिए जाके। कोलंबस यहां से चलते हैं, इधर जाने की बजाय जाना उनको कहा था भारत की तरफ, लेकिन वो पहुंच कहां जाते हैं, यहां पर, यानी कि ये हमारा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वर्तमान का, तो यहां पर कोलंबस साहब का जहाज क्या होता है, पहुंच जाता है। अब जब कोलंबस यहां पर पहुंचते हैं तो उनको एक द्वीप दिखाई देता है। इस द्वीप पर जब कोलंबस उतरते हैं तो वहां पर उनको लाल रंग के लोग दिखाई देते हैं। यही लाल रंग के लोगों को इन्होंने नाम क्या दे दिया, रेड इंडियन। किस नाम से जानते हैं, रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। यही रेड इंडियन हमारे क्या कहलाते हैं, अमेरिका की मूल प्रजाति के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला जो आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि रेड इंडियन कहां की मूल प्रजाति है, तो जो हमारी अमेरिका है, इसी अमेरिका की मूल प्रजाति क्या कहलाती है, रेड इंडियन के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिला के आपको समझना क्या है, आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। तो कोलंबस स्पेन गवर्नमेंट की मदद से यहां यूरोप से चलकर पहुंचते हैं यहां पर, और यहां जाने के बाद वो एक नए महाद्वीप की खोज कर देते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं वर्तमान में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट या अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आपको दो पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। कोलंबस पहली बार जिन लोगों को देखते हैं उनका रंग लाल होने के कारण उनको नाम क्या दिया, रेड इंडियन नाम दिया। तब से वहां के मूल निवासी हमारे क्या कहलाते हैं, रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके मन में ये बात बैठ गई। उसके बाद चूंकि स्पेन गवर्नमेंट मदद कर रही है तो स्पेन के राजा ने यहाँ के बहुत क्षेत्र पर अधिकार किया, ब्रिटिश यहाँ पर पहुंचे।
अन्य यूरोपीय कंट्री यहाँ पर पहुंची और लगातार यहाँ पर उन लोगों को भेजा गया जो अलग अलग जगह से निष्कासित थे। तो निष्कासित लोगों के माध्यम से यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हो गया जो आज आधुनिक क्रम में सबसे ताकतवर देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जानी जाती है। तो यही है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने दिमाग में छवि बना लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रिंस हेनरी साहब का नाम, जिनको हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्कूल ऑफ द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। 1460 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके साथी जो नाविक हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं अलग अलग जगह खोजने के लिए। उसी में एक नाम आता है जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इस क्रिस्टोफर कोलंबस की जब पुर्तगाल के द्वारा मदद नहीं की जाती है तो ये स्पेन जाते हैं। स्पेन के जो राजा रानी है इलाबिसा, तो इलाबिसा इनकी मदद करते हैं। इस धन के माध्यम से इनको आना था यहाँ पर और ये पहुंच जाते हैं कहाँ, नॉर्थ अमेरिका के साइड में। यहाँ पर एक द्वीप पर उतरते हैं। उतरने के बाद लाल रंग के लोग दिखाई देते हैं। इन्हीं लाल रंग के लोगों को इन्होंने नाम क्या दिया है, रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। आधुनिक क्रम में आज जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसका एक सबसे शक्तिशाली देश है जिसका नाम हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आज आर्थिक दृष्टिकोण से, सभ्यता के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से विश्व की सबसे महानतम, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या की जाती है, शामिल की जाती है। आज आप इसकी ताकत इसी समझ सकते हैं कि मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाला डॉलर आज सबसे ताकतवर रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस महाद्वीप को समझने के लिए इसकी भौतिक चीजें पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो भौतिक चीजें आपको जब पता होंगी तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके के लोग होंगे, खान पान ऐसा होगा, जलवायु ऐसी होगी। तो उसके लिए हमें एक एक प्लेस को घूमना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जो हमारी मानसिक यात्रा है मन के आधार पर। तो हम विश्व के सभी देशों की यात्रा आपको कराएंगे। वास्तविक यात्रा के लिए आपको एक बेहतर कैरियर बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप विश्व के अन्य अन्य देशों में ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए, मानव होने का एकमात्र उद्देश्य मेरे हिसाब से यही है कि आप कितना भी पैसा कमा लिए और आप एक ही जगह पर सिमट के रह गए तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। ये प्रकृति है, ये जीवन है। तो इस जीवन का मजा लेने के लिए आपको पैसा भी कमाना है और विश्व का अलग अलग जगहों को घूमना है कि जिससे आप जान पाएं कि लोग कैसे हैं, प्रकृति कैसी है, वातावरण कैसा है, खान पान कैसा है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। अलग अलग सबसे पहले देश पढ़ेंगे फिर चीजों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक, चलिए बढ़िए। समझ गए? तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, 3 पॉइंट नोट डाउन करने। कौन सा? प्रिंस हेनरी, इनको हेनरी द नेविगेटर कहते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ द नेविगेटर की स्थापना करते हैं। 1460 में इनकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं उन्होंने अमेरिका की खोज की है। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने लाल रंग के लोगों को देखा और इनको नाम क्या दिया, तो रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका की मूल प्रजाति के रूप में क्या की जाती है, शामिल की जाती है। तो कभी कंफ्यूज ना होना, ये इंडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको आना कहाँ था, इंडिया। तो जब द्वीप पर उतरे तो इनको लगा कि हम इंडिया में आ गए हैं, तो इन्होंने उनके लिए टर्म कौन सी यूज कर दिया, इंडियन। तो इसीलिए वहां की मूल प्रजाति को हम क्या कहते हैं, रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। बाकी इंडिया से और उनका कोई भी लेना देना हमारा नहीं है, ठीक। बाकी अलग अलग जगह से लोग जाते रहे और अमेरिका में बसते रहे। तो बढ़े आगे, चलिए ठीक, आइए देखते हैं। अब आ जाती है बात कि हम क्या पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत किन किन चीजों को समझेंगे। तो एक बार हम सिलेबस जो हमारा इस वाले में है कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले उत्तर अमेरिका की सामान्य जानकारी हम देखेंगे। इसमें सामान्य जानकारी से मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति हमारी क्या है, चारों तरफ कौन कौन सा पानी भरा हुआ है, देश महाद्वीप कौन से हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सामान्य जानकारी, ठीक। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रीय भाग। क्षेत्रीय भाग का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि कितने रीजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने कितने भाग में इसको बांटा हुआ है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक भाग। भौतिक भाग का मतलब है कि हम देखेंगे कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर मैदान है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की खाड़ियां पढ़ेंगे, गल्फ।
इसके अलावा द्वीप समूह जिसको आइलैंड ग्रुप भी बोलते हैं। इसके अलावा जल निकासी पैटर्न, इसका मतलब है हमारा नदी तंत्र, यानी कि हम यहां पर देखेंगे कि कौन सी नदी है, कहां से ओरिजिन होता है और किस दिशा में बह के जा रही है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के सागर, कौन कौन से सागर महासागर हैं। इसके अलावा अंतर्देशीय जल प्रणाली हमारी कौन सी है, यानी कि कोई लेक जो हमारी सिस्टम है, नहर बनाई गई है तो उसके माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की झीलें, यहाँ पर एक महान झील क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें 5 झीलों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा संसाधन, तो संसाधन का मतलब है कि कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कौन से कहां पर पाया जाता है, तो ये किसमें शामिल होगा, संसाधन। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र का मतलब है जैसे हमारा कोई स्थान फेमस है, जैसे मॉन्ट्रियल फेमस है, क्यूबेक फेमस है, तो इन स्थानों के बारे में कि ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं और विश्व में किस प्रकार की अपनी स्थिति को रखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे टॉपिक रहेंगे कि जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका सामान्य जानकारी, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय भाग, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक भाग, उत्तरी अमेरिका की खाड़ियां, द्वीप समूह, जल निकासी पैटर्न, उत्तरी अमेरिका के सागर, अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली, उत्तरी अमेरिका की झीलें, संसाधन और प्रमुख औद्योगिक केंद्र। अब आपको लग रहा होगा कि जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक, तो पहली बार पढ़ने के क्रम में जितनी बार आप सुनते जाएंगे, यहां पर खेल इस बात का है कि आप एक शब्द को 10 बार सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आपको आगे चलकर उसके कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो बेटा परेशान मत होइए, हम लोग आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार बेसिक चीजों को समझ लें, फिर हम एक के बाद एक आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया, बाकी आपके नोट्स में भी दिया होगा, तो आपको दिक्कत नहीं है कि मर्जी और लिख लीजिए, नहीं तो आपके नोट्स में दिया है, वहां से नोट डाउन उसको कर सकते हैं। नोट डाउन क्या करना, पढ़िए आराम से बार बार, ठीक। इसके बाद आ जाइए, हम अगला देखते हैं। एक मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी देखने पर आपको देश पता नहीं चलेगा, कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कनाडा कहाँ पर है, यूएसए कहाँ पर है, मैक्सिको कहाँ पर है, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये देश कहाँ पर है, तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्या है कि भूगोल में जो हमारे मानचित्र होते हैं, ठीक, मानचित्र, ये मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक हमारे होते हैं राजनैतिक, राजनैतिक, और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है इसको हम कहते हैं भौतिक। यानी कि यहां पर 2 प्रकार के मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे, एक चित्र दिखेंगे राजनैतिक और दूसरे कौन से हैं, भौतिक। ये जो आपको मानचित्र दिया गया है ये भौतिक मानचित्र है। इस भौतिक मानचित्र में आपको यहाँ पर पर्वत दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, पठारी दिखेंगी, खाड़ी दिखेंगी, सब दिखाई देगा, बस आपको किसी भी देश की बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे मानचित्र जिनमें देशों की बाउंड्री का निर्धारण ना होके आप पाएंगे कि पठार इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन जो पठार है या जो पहाड़ है उसका विस्तार लंबी दूरी तक आपको दिखाई देता है। साधारण सी भाषा में समझ लें तो जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यही जो हिमालय पर्वत है ये म्यांमार में भी है, ये चीन में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो इन सभी देशों में हमारा क्या पाया जाता है, हिमालय। भारत में भी पाया जाता है हिमालय। तो हमने राजनीतिक सीमा का निर्धारण आपसी बंटवारे के आधार पर कर लिया, लेकिन प्रकृति ने यहां पर कोई भी बंटवारा नहीं किया है। प्रकृति ने सभी को सभी चीजें मुफ्त में संसाधन के रूप में प्रदान की हैं। तो जब आप इस तरीके का मैप देखें तो यह कहलाता है भौतिक, और जब आपको इस तरीके का मैप दिखाई दे तब यह क्या कहलाता है, राजनीतिक। इस मैप को देखने के बाद आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे यहां से लेकर और आप अगर यहां से यहां तक जाते हैं तो ये पूरा हमारा क्या है, कनाडा। ठीक, आपको समझ आ गया कैसे, क्योंकि ये बाउंड्री निर्धारित की गई है और इसी आधार पे हमको बताया गया है ये क्या है, कनाडा है। अब आप यहां से लेकर यहां से यहां तक ट्रेवल करते हैं तो आप समझ गए ये क्या है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हमारा अलास्का, ये भी किसका भाग है, इसी का भाग है। ठीक, इसके अलावा आप यहां से लेकर और यहां से यहां तक जाते हैं, आपने इस बाउंड्री को देख के क्या बता दिया, ये हमारा क्या है, मैक्सिको। यानी कि ये निर्धारण आप कैसे कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर देख के बता दिया
कि जो हमारा ये मैप है ये कैसा है, राजनीतिक, और जो पहले दिखाया था वो हमारा मैप कैसा है, भौतिक। तो यहाँ पर दो प्रकार के मैपों का प्रयोग किया जाता है, एक को कहते हैं राजनीतिक और एक को क्या कहते हैं, भौतिक। तो राजनीतिक क्या है, जिसमें सीमाओं के बारे में बताया जाए वो राजनीतिक होता है, और जहां पर प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया जाए वो हमारा कैसा होता है, भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो यह है हमारा यहां तक। आपको इतनी चीजें समझ आ गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे यहां से, एक एक देश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि जो यहाँ पर देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन सी है, तो उनको एक एक करके हम समझेंगे। तो एक बार फिर से आप आ जाइए बैक में। सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि आपको प्रिंस हेनरी ये सारा नाम याद है। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम याद रहेगा जिसने अमेरिका की खोज की है। तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ थे। इसके बाद आप आ जाइए, हमने आपको बताया इतनी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इस नॉर्थ अमेरिका के साथ। इतना पढ़ने के बाद आपको जीवन में कभी कोई समस्या होने वाली नहीं है नॉर्थ अमेरिका को लेकर। इसके बाद हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के मैप का प्रयोग किया जाता है, एक राजनीतिक है, एक हमारा कौन सा है, भौतिक। ये हमारा भौतिक मैप दिया गया है और ये हमारा कौन सा है, राजनीतिक मैप। तो इसके बाद इस लेक्चर के साथ हम यहीं तक रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं कि एक एक देश के साथ आपको अलग अलग जगह पर लेकर चलेंगे। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्रतिमान एकेडमी का जो संकल्प है कि हर घर तक हम शिक्षा को लेकर जाएंगे, तो उस शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, फेसबुक पेज पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए, और इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़िए हमारे साथ, हमारी फैकल्टी मेंबर्स के साथ। और जिससे कि हम चीज़ों को आपको एक बात बताना है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम सब वही लोग हैं कि जो सिविल सर्विस में भी पढ़ा रहे हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि सिविल सर्विस में जब हम इतने लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को लेकर जाएं कहाँ तक, उन बच्चों तक जो हमारी प्री एजुकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सब के साथ इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ से हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। तो अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में।